student, welcome to class 8 social science history, the chapter number 4, rural life and society. Your vision. Over the years from ancient time to medieval period, farmers who cultivated a piece of land would hold it for a very long period. हाँ, हम लोग को जानता है एंशिएंट टाइम से लेकर मिडीवल पीरियड तक उसी समय में द फार्मर्स हु कल्टिवेटेड ए पीस ऑफ लैंड, जो फार्मर्स खेती करते थे ज़मीन पर, दे वुड होल्ड इट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। उन लोग बहुत लंबा समय तक वो लैंड में खेती करते आया है। ड्यूरिंग शेरशाह रीन, revenue to be paid by the farmers depended on the fertility of land. ना शेरशाह का समय में रेवेन्यू टू बी पेड बाय द फार्मर्स, जो फार्मर्स राजा को रेवेन्यू देना पड़ता था, इट इज़ डिपेंडेड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ये लैंड का उपजाऊ पर डिपेंड करता था। लैंड का उपजाऊ पर डिपेंड करने का मतलब जितना ज़्यादा फसल उगाता है उतना ज़्यादा रेवेन्यू राजा को देना पड़ता था। वेन एवर डिसास्टर लाइक ड्रॉट और फेमाइन अफेक्टेड एनी रीजियन, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वाज रिड्यूस्ड। जब किसी तरह का डिसास्टर जैसे ड्रॉट माने सुखाड़ और भूखमरी, इस तरह का आपदा आने पर कोई रीजन में ऐसा होने पर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वाज रिड्यूस्ड। वो एरिया से जमा करने वाला रेवेन्यू उसको रिड्यूस कर देते थे। आफ्टर द ब्रिटिश अराइवल ए लॉट ऑफ चेंजेस केम अबाउट द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस इन रूरल एरियाज। इसके बाद ब्रिटिश आने के बाद ये लॉट ऑफ चेंजेस केम अबाउट द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इस तरह से जो रेवेन्यू या टैक्स जमा करने का वो प्रोसेस में बहुत सारा बदलाव आया है, स्पेशली इन रूरल एरियाज में, रूरल मतलब विलेज एरियाज में, देहात एरियाज में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स से व्हेनेवर एनी डेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज, वाइड स्प्रेड एनमिटी अगेंस्ट सेंट्रल अथॉरिटी स्टैग्ड, है ना। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताता है वेनेवर एनी डेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज, कभी भी कहीं पर डेप्ट वाला प्रॉब्लम, डेप्ट माने कर्ज ना, डेप्ट वाला प्रॉब्लम अगर होता है, इट अराइज वाइड स्प्रेड एनमिटी अगेंस्ट द सेंट्रल अथॉरिटीज टार्गेट। उसके चलते वाइड स्प्रेड एनमिटी मतलब ए स्टेट और फीलिंग ऑफ एक्टिव पोजिशन, इट इज कॉल्ड एनमिटी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होने का, डेप्ट वाला प्रॉब्लम आने पर लोग सब मिल करके सेंट्रल अथॉरिटी के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते थे। हाउ डिड ब्रिटिश डील विथ द प्रॉब्लम? तो इस तरह का प्रॉब्लम को ब्रिटिश लोग ये प्रॉब्लम को कैसे डील किया है? डिड दे सक्सीड इन रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द पेसेंट और फेल्ड टू सैटिस्फाई दम? क्या ब्रिटिश लोग ये किसानों का प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर पाया ना? उन लोग को सैटिस्फाई करने में हार गया कि नहीं? ये सब बातें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, लर्निंग एडवांटेजेस, लर्न मोर इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हम लोग ये सब उसका मेन पॉइंट्स है। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन रूरल लाइफ, देहात एरिया में, विलेज लाइफ में होने वाला मेजर चेंजेस मतलब बदलाव। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू जो जमा करता है उसका नीति क्या है वो पढ़ेंगे। रियोटवारी, जागीरदारी, परमानेंट सेटलमेंट, रियोटवारी, जागीरदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ब्रिटिश का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी नीति। पेसेंट रिवोल्ट मतलब किसानों के द्वारा अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई हुआ है, ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। When British came to India, the people living in the villages were satisfied
जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आया है तो विलेज वाला पीपल लोग बहुत सेटिस्फाई हुआ है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट द विलेजेस वेयर नीडेड वेयर प्रोड्यूस्ड बाय द विलेज इटसेल्फ. विलेजर्स को ना वो ग्रामीण लोगों को जो भी चीज़ का ज़रूरत था वो उन लोग अपना अपना विलेज में ही बनाते थे. द फार्मर्स ओन्ड द लैंड ही कल्टिवेटेड. जो खेत में उन लोग खेती करते थे वो ज़मीन उसका हो जाता था. एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्रोड्यूस वर गिवन टू द किंग. वो खेत में से जो भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसमें से एक छोटा स्मॉल पार्ट वो राजा को भी देना पड़ता है. विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश द सिचुएशन चेंज्ड. लेकिन ब्रिटिश आने के बाद ये सिचुएशन सब बदल गया. रेवेन्यू बिगन टू कलेक्टेड बाय द एजेंट्स ऑफ द कंपनी. रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट्स आकर के जमा लेने लगा. इट वाज फिक्सड एंड कलेक्टेड इन कैश, है ना. ये लैंड रेवेन्यू ये कैसा था? इट वाज फिक्सड. उसका मतलब एक सर्टेन अमाउंट वो ईस्ट इंडिया कंपनी में देना पड़ता था, है ना. वो लैंड में अच्छा फसल उगे या नहीं उगे एक फिक्सड अमाउंट को देना पड़ता था. एंड इट वाज कलेक्टेड इन कैश. वो भी इन कैश में देना पड़ता था. इन कैश मतलब रुपया में वो देना पड़ता था. देयर वेर नो रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ द क्रॉप्स. अगर एक साल वो खेत में उन लोग का क्रॉप अच्छा नहीं हुआ तो भी टैक्स में कोई तरह का रिलैक्सेशन या कोई तरह का छूट नहीं था. ऑल along the sole aim of the company was to make more money. ये इस तरह का जो रूल्स ये पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी लाया है उसका ओनली एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है कि टू मेक मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है इंडिया में से. टू ईजी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू द कंपनी ब्रॉट अबाउट सम चेंजेस. यह रेवेन्यू बहुत आसानी तरीका से वो जमा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कुछ बदलाव लाया है. दे इंट्रोड्यूस्ड 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स. लोग 3 तरह का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम लाया है, इंट्रोड्यूस किया है. क्या क्या था? द परमानेंट सेटलमेंट, द महलवारी सेटलमेंट एंड रियोटवारी सेटलमेंट. ये 3 तरह का सिस्टम लाया है. लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़. लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ क्या क्या था ब्रिटिश इंडिया में? ब्रिटिश के अनुसार इजरादारी सिस्टम. व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड द दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा इन 1765, दे कंटिन्यूड विद द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. ना इसके पहले वाला चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ा था. दीवानी ना, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड दीवानी, दीवानी मतलब रेवेन्यू जमा करने का अधिकार. वो रेवेन्यू जमा करने का अधिकार वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मिला है, मतलब बिहार से, बंगाल से एंड उड़ीसा से ये अधिकार मिला था इन 1765 में. देन दे कंटिन्यूड विद द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. जब उन लोग को ये अधिकार दिया गया था उसके बाद भी उन लोग जो मेथड वहाँ पर चलते आ रहा था वो मेथड में ही उन लोग रेवेन्यू जमा करते थे, ट्रेडिशनल मेथड में जमा करते थे. बट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी usurped huge amounts from the peasants unofficially, which added to their personal wealth. लेकिन the officials of the company, ईस्ट इंडिया कंपनी का officials, they usurped huge amount from the peasants. लोग किसान लोगों से बहुत ज़्यादा अमाउंट usurped मतलब वारिस करना. वारिस करना मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का हक नहीं है इस तरह से जो फार्मर्स से इतना ह्यूज अमाउंट को जमा कर लेना, उसके बाद भी इन लोग ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस तरह से ह्यूज अमाउंट को जमा करते थे, अनऑफिशियली जमा करते थे, उसी को बोलता है असरपड़. विच एडेड टू देयर पर्सनल वेल्थ. ये जो जमा करने वाला ये अमाउंट, ये मनी, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स अपना अपना पर्सनल वेल्थ में ऐड करते गया, मतलब अपने पास रखते गया है. However, till 1770s, the company's income from land revenue was too little, which diminished further because of a massive famine. इसके बाद भी इन 1770 इस साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का इनकम
लैंड रेवेन्यू से जो इनकम मिलता था इट वॉज टू लिटिल, ये बहुत कम था, विच डिमिनिश्ड फर्दर, ये उसके आगे जाके और कम हो गया बिकॉज ऑफ ए मासिव फेमाइन, मतलब उसके बाद बंगाल में बहुत बड़ा भूखमरी का प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम के चलते ये इनकम और कम हो गया। हेंस वारेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस्ड द इजरदारी सिस्टम, इसलिए वारेन हेस्टिंग एक नया रेवेन्यू जमा करने का एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, इजरदारी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू विच द राइट टू कलेक्शन वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। इसके अनुसार जो इनकम जमा करने का, लैंड रेवेन्यू जमा करने का वो अधिकार के लिए एक बिड होते थे, बिड माने ऑक्शन का मतलब क्या, बोली होते थे। दैट मीन्स उसमें ऐसा होता है अलग अलग लोग ये रेवेन्यू जमा करने का वो अधिकार के लिए एक बोली करता है, उसी में एक लोग ये बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग हर साल में इतना अमाउंट देंगे, है ना, जितना उन लोगों से जमा करेगा वो उस पर डिपेंड नहीं होता है, वो जितना भी मिले लेकिन इतना अमाउंट हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में देंगे। इस तरह से एक बिड होता था, वो बिड में जो हाईएस्ट अमाउंट बोलते हैं, जो आदमी ज़्यादा अमाउंट कंपनी को देंगे बोलेगा वो आदमी को ये राइट मिलेगा, ये जो लैंड रेवेन्यू जमा करने का वो अधिकार वो मिलेगा। एंड इस तरह से जो बिड होता था, ये बिड होते थे वो कितने साल के लिए, इट इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए होते थे ये बिड। दिस बिडर्स वेर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, उस तरह से जो बोली में भाग लेता है उन लोग को क्या बोलते थे, उन लोग को बोलते थे कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते थे। बट दिस सिस्टम वाज ए फेलियर, लेकिन ये सिस्टम उतना अच्छा नहीं हुआ, as bidding was often not related to the actual productivity of the land, क्योंकि ये बिडिंग में जो अमाउंट बोलते हैं वो लैंड में से, वो एरिया में से जो अमाउंट एक्चुअली मिलता है उसी से कोई रिलेशन नहीं था, उसी से रिलेटेड नहीं था। इसके अलावा द इजरदार्स वेर नॉट इंटरेस्टेड इन making improvements in land as land was auctioned periodically and the contractors exploited the peasants to extract more and more revenue। इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स इन लैंड, ये जो इजरदार से उन लोग ये लैंड में ज़मीन पर इम्प्रूव करने के लिए या ज़मीन को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज लैंड वाज ऑक्शन्ड पीरियोडिकली, क्योंकि ये लैंड जो है ये हर 5 साल में उसमें क्या होता है, ऑक्शन होता है, या हर 5 साल में इसी से रेवेन्यू जमा करने का अधिकार वो चेंज होता है। इसलिए द कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सप्लॉइटेड द पेसेंट्स, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए उसी के लिए। नेक्स्ट द परमानेंट सेटलमेंट 1793। The permanent settlement, Lord Cornwallis introduced this system in Bihar, Bengal and Orissa in 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये परमानेंट सेटलमेंट वाला ये मेथड बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब क्षेत्र में लागू किया था। कब? इन 1793 में। इन दिस सिस्टम द लैंड ओनर्स और द जमींदार्स ऑब्टेन्ड हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर लैंड। ये सिस्टम के अनुसार लैंड ओनर मीन्स जमीन का मालिक और द जमींदार, दे ऑब्टेन्ड हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर लैंड, उन लोगों को हेरिडिटरी राइट्स मिलते थे ये लैंड पर। हेरिडिटरी राइट्स मिलने का मतलब एक आदमी को यहाँ से लैंड रेवेन्यू जमा करने का वो राइट मिला, जब उसका मृत्यु होने के बाद उसका बेटा फिर ये काम करेंगे। इस तरह से एक फैमिली वाला एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन उसी हिसाब से ये काम करते आता है, उसी को बोलता है हेरिडिटरी राइट बोलता है। द फार्मर्स वेर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स, तो इसी में क्या होता है, द फार्मर्स उन लोग और नीचे चला गया, उन लोग जो स्टेटस ऑफ द टेनेंट किराएदार, तो द फार्मर्स उन लोग हमेशा के लिए तो क्या बन गया, किराएदार बन गया, है ना। द जमींदार्स had to pay a fixed amount of land revenue every year to the company
even if there were adverse conditions such as flood or drought, failing which their land would be auctioned off. तो उसमें क्या होता है, जो ज़मींदार ना, ये ज़मींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी ये जिम्मेदारी दे देता है अपना अपना एरिया से लैंड रेवेन्यू को जमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी में दे देना है. तो द ज़मींदार हैड टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर. तो हर साल में ज़मींदार ईस्ट इंडिया कंपनी में एक फिक्स्ड अमाउंट को देना पड़ता है. इवन इफ देयर वेर एडवर्स कंडीशन, अगर एडवर्स कंडीशन है तो भी, एडवर्स मतलब बुरा कंडीशन है तो भी, मतलब जैसे बाढ़ ना, फ्लड, ड्रॉट, ये सब होगा तो उस साल में उतना अच्छा फसल नहीं उगेगा. लेकिन ऐसा कंडीशंस में भी, ऐसा वाला ईयर में भी ये ज़मींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी में एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था. फेलिंग विच देयर लैंड वुड बी ऑक्शन्ड ऑफ. अगर ऐसा देने में अगर नहीं हो पाएगा तो उन लोग का अंडर में जो भी ज़मीन दिया हुआ था वो ज़मीन को ऑक्शन करेंगे. दोबारा ऑक्शन करना मतलब नीलाम करेंगे, ऑक्शन करके वो दूसरा किसी को दे देंगे. वाट एवर रिमाइंड विथ द ज़मींदार आफ्टर पेइंग द रेवेन्यू वाज हिज प्रॉफिट. तो इसलिए जो अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी में देना पड़ता है उसके बाद जो भी बाकी रहेगा वो ज़मींदार के लिए क्या बन गया, वो उसको अपना लाभ बन जाता है. द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट रफली 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. तो ये लैंड रेवेन्यू भी फिक्स्ड था. कैसे था, जो टोटल प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोड्यूस का 50% ये लैंड रेवेन्यू में देना चाहिए. हर किसान लोग, ज़मींदार को अपना ज़मीन से जो भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, जितना प्रोडक्शन होता है का आधा ये ज़मींदार को देना पड़ता है. देन एडवांटेज, द कंपनी वाज अश्योर्ड ऑफ रेगुलर इनकम इवन ड्यूरिंग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन. ये सिस्टम का क्या क्या फ़ायदा है ना, ये सिस्टम से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सब फ़ायदा है. द कंपनी वाज अश्योर्ड ऑफ रेगुलर इनकम. ईस्ट इंडिया कंपनी में हर साल एक रेगुलर इनकम वो आते रहेगा. मतलब जो भी हार्श कंडीशंस में भी ये जो रेवेन्यू का वो फिक्स्ड अमाउंट हर साल में ईस्ट इंडिया कंपनी में वो आते रहेगा. द न्यू लैंडलॉर्ड बिकेम ए क्लास ऑफ लॉयलिस्ट फॉर द कंपनी. उसी प्रकार ये लैंडलॉर्ड ना, लैंड का मालिक या ज़मींदार, उन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से या ईस्ट इंडिया कंपनी के और ज़्यादा लॉयल बन गया है. लॉयल मतलब ईमानदार लोग बन गया है. द ब्रिटिश कुड यूज दम फॉर कंसोलिडेटिंग देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी. ब्रिटिश लोग ये जो लैंडलॉर्ड को यूज करते थे अपना पॉलिटिकल अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए. एज वेल एंड द इनकम ऑफ द कंपनी इंक्रीज्ड. उसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का इनकम भी इंक्रीज होता गया. इफेक्ट ऑन द पेसेंट्स, ये सब फ़ायदा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. लेकिन ये जो फार्मर्स के लिए ये सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ा है ये भी हम लोग देख लेते हैं. द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड वेयर लेफ्ट एट द मेर्सी ऑफ द ज़मींदार. तो जो ज़मीन पर मेहनत करके जो फसल उगाता है, दे वेयर लेफ्ट एट द मेर्सी ऑफ ज़मींदार. लोग ज़मींदार का दया के लिए इंतजार करते रहता है. हु ऑफन एक्सट्रैक्टेड एक्सॉर्बिटेंट रेट्स फ्रॉम द कल्टिवेटर्स. क्योंकि ये ज़मींदार हमेशा फार्मर्स से एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ले लेते थे. एक्सॉर्बिटेंट रेट्स मतलब अत्यधिक रेट्स ले लेते थे. द पेसेंट हैड टू पे द रेवेन्यू इवन इफ द क्रॉप्स फेल्ड. फार्मर्स अपना ज़मीन का क्रॉप्स अगर फेल होने के बाद भी इस तरह का ज़्यादा अमाउंट ज़मींदार को देना पड़ता था. हेंस दे वेयर फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर एट हाई इंटरेस्ट. इसलिए कोई साल में अपना खेत में अच्छा प्रोडक्शन नहीं होने पर ज़मींदार को पैसा दे नहीं पा रहा है, तो ज़मींदार को पैसा देने के लिए उन लोग मनी लेंडर्स से पैसा उधार लेने लगता है. इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स देयर लैंड वाज मॉर्टगेज्ड. अगर ये
उधार लेने वाला वो पैसा वापस नहीं दे पाएगा तो नॉन रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो उन लोग का ज़मीन ये मनी लेंडर्स बंधक कर लेते थे, मतलब उन लोग अपना कब्जा कर लेते थे। एट मेनी प्लेसेस मनी लेंडर्स रिप्लेस्ड द ओल्ड लैंडलॉर्ड्स हु टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, है ना। एट मेनी प्लेसेस मनी लेंडर्स रिप्लेस्ड द ओल्ड लैंडलॉर्ड, बहुत जगह में ये मनी लेंडर्स ओल्ड लैंडलॉर्ड्स से मनी लेंडर्स का जगह ले लिया, मतलब ओल्ड लैंडलॉर्ड भी ये किसान लोगों को पैसा उधार देने लगा। हु टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, लेकिन है ना उन लोग ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। Many of them were absentee landlords who leased out their land to tenant and lived in cities, है ना। उसमें से बहुत सारा लोग absentee landlord थे। absentee landlord मतलब उन लोग वो गांव में नहीं रहते थे, उन लोग अपना ज़मीन ये प्रसान लोगों को खेती करने के लिए दे देते थे। उसके बाद उन लोग दूर जा कर के दे लिव्ड इन सिटीज़, है ना, शहर में जा कर के रहते थे। The method of cultivation continued to be primitive as neither the British nor the landlord took any interest in improving agricultural methods or yields. फिर दूसरा बात क्या है, the method of cultivation, खेती करने का वो methods they continue to be primitive, primitive मतलब जो बहुत पहले से यूज़ करते आ रहा है वो old methods अभी भी यूज़ करता है। as neither the British nor the landlord took any interest in improving agricultural methods or yields, ताकि ब्रिटिश लोग या लैंडलॉर्ड ये दोनों में से कोई भी ये एग्रीकल्चरल मेथड्स को इम्प्रूव करने में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ईयर्स तक ये ओल्ड मेथड में ही, वो प्रिमिटिव मेथड में ही उन लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते आ गए। इन ऑर्डर टू गेन maximum revenue, the farmers were forced to cultivate the cash crops such as indigo and cotton, है ना। In order to gain maximum revenue, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चलते the farmers were forced to cultivate the cash crop, फार्मर्स को ऐसा बताते थे, ऐसा उन लोग को ज़बरदस्ती बोलते थे ताकि तुम लोग कैश क्रॉप का खेती करना चाहिए ना, जैसे इंडिगो एंड कॉटन इंस्टेड ऑफ राइस एंड वीट, मतलब राइस और वीट के जगह में इंडिगो कॉटन जैसा कैश क्रॉप का खेती करना चाहिए। दिस कॉस्ट द वाइड स्प्रेड फेमेन लाइक सिचुएशन, उसके चलते बंगाल, बिहार, उड़ीसा इस सब एरिया में भूखमरी का एक सिचुएशन आ गया, क्योंकि उन लोग गेहूं और चावल अपना खेत में नहीं उगा रहा है, तो फिर वो उन लोग का फूड में वो अफेक्ट कर दिया, जीवन में वो अफेक्ट कर दिया, इसलिए वहाँ पर इस तरह का भूखमरी का प्रॉब्लम आया है। Then next, the Riotuari settlement, 1820. This system of land revenue collection was introduced in Bombay and Madras. Presidencies. ये रियोटुआरी सिस्टम, ये मेथड का लैंड रेवेन्यू जमा करने वाला ये मेथड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ये ब्रिटिश लोग बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लाया है। द पेसेंट्स और द रियट्स वेयर कंसिडर्ड द ओनर्स ऑफ द लैंड। ये सिस्टम के अनुसार द पेसेंट्स, पेसेंट्स मतलब फार्मर्स ना, उसी को ही बोलता है रियट्स भी। दिस दे वेयर कंसिडर्ड द ओनर्स ऑफ द लैंड, उन लोगों को ज़मीन का मालिक मानते थे। एंड लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दम, इसलिए लैंड रेवेन्यू भी वो लैंड ओनर से डायरेक्ट कलेक्ट करते थे, मतलब बीच में किसी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं था। इसके पहले वाला सिस्टम में कैसा था, बीच में ज़मींदार वाला जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोग को वो जिम्मेदारी दिया था किसानों से कि लैंड रेवेन्यू को जमा करके इस कंपनी में देना चाहिए। लेकिन ये रियोटुआरी सिस्टम के अनुसार रियट्स मतलब द पेसेंट्स, उन लोग को ही लैंड ओनर्स मानते थे,
इसलिए ये लैंड रेवेन्यू भी उन्हीं लोगों से डायरेक्ट जमा लेते थे। डिड यू नो द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रोविंस सर थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ रियोटवारी सेटलमेंट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में रियोटवारी सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया है, वो लाया है the governor of Madras province Sir Thomas Munro. It was later extended to the Bombay presidency. बाद में ये रियोटवारी सिस्टम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी एक्सटेंड किया गया था। The rate of revenue was fixed at roughly half of the total produce. वहाँ पर उस समय रेवेन्यू का रेट इट वाज फिक्सड, रेवेन्यू रेट वाज फिक्सड है ना। तो कैसे फिक्स किया गया? हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जो टोटल प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोड्यूस वो मिलता है लैंड में से, उसका हाफ। इट वाज सेटल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। वो 30 साल के लिए वो रेट को फिक्स किया गया था। आफ्टर विच इट कुड बी रिवाइज्ड, ये 30 साल के बाद उसमें रिवाइज हो सकता है। क्या मतलब? अभी जो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस वो देना पड़ता है, वो अगला 30 साल तक वही चलेगा। वो 30 साल के बाद शायद उसमें कुछ चेंज हो सकता है। दो द रियोटवारी सेटलमेंट रिकॉग्नाइज्ड द पेसेंट्स एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू मेड दम डिपेंड ऑन मनी लेंडर्स। ये मेथड में रियोटवारी सेटलमेंट में पेसेंट को लैंड का ओनर्स मानते थे, लेकिन हाई राइट ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू देने का वो हाई राइट है, मतलब आधा जो भी चीज़ उन लोगों को मिलता है उसका आधा वो रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता है। ये बात इट मेड दम डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर्स। इसके चलते उन लोगों को मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा या मनी लेंडर्स से पैसा उधार लेना पड़ा। नेक्स्ट द महलवारी सेटलमेंट 1830. This system was introduced in western Uttar Pradesh and the parts of Madhya Pradesh and Punjab. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, इस तरह का जगह में ये महलवारी सेटलमेंट वाला ये सिस्टम को लागू किया था। अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड फॉर द एंटायर एस्टेट और महल। ये सिस्टम के अनुसार लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ये पूरा एस्टेट के लिए या मतलब पूरा ज़मीन के लिए या पूरा एक महल के लिए वो होते थे। The halukdar or the head of the village had to collect the revenue from the villages and hand it over to the British. तो विलेजर्स से ये लैंड रेवेन्यू जमा करने का वो जिम्मेदारी वो किसको दिया गया था? तो तालुकदार को या फिर हेड ऑफ द विलेज, विलेज का हेडमैन को दिया गया था। उसने वो सारा विलेजर्स से रेवेन्यू जमा करके वो ब्रिटिश को हैंड ओवर करते थे। द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये सिस्टम में भी रेवेन्यू का रेट वो कितना है? हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब जितना भी उन लोग का खेत में से जो प्रोडक्शन मिलता है उसका आधा। विच वाज सब्जेक्ट टू ए पीरियोडिक रिविजन। ये जो रेट वो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, मतलब आफ्टर सम ईयर्स उसको फिर दोबारा रिवाइज भी कर देते थे, मतलब उसमें कुछ चेंज भी करते थे। However, even under this system, the condition of the peasant remained pitiable as the head of the village retained the right of extracting revenue. ये सिस्टम में भी फार्मर्स का कंडीशन वो बहुत दयनीय बने रहा, इसलिए वो क्योंकि द हेड ऑफ द विलेज रिटेन्ड द राइट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू। विलेज का हेडमैन को ही ये रेवेन्यू जमा करने का वो अधिकार मिलता है, इसलिए फार्मर्स के लिए ये कोई एडवांटेज वाला कोई बात इसमें नहीं था। Then British land revenue policies. The British did experiment with the various land revenue settlements in various parts of the country. ना ब्रिटिश इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते आया
मतलब ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में, मतलब अभी हम लोग ऊपर में 2-3 मेथड देखा है। इस तरह से जो मेथड उन लोग के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्रिटिश के लिए, वो कौन सा मेथड होगा, इसके लिए इस तरह से अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार का लैंड रेवेन्यू मेथड वो अप्लाई करते आया। ऑल ऑफ दम वेर एम्ड एट एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यू। ये सारा मेथड का एक ही एम है ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू को जमा कर लेना है। हेंस द कंडीशन ऑफ द पेसेंट्स बिकेम मिसरेबल। इसलिए द पुअर फार्मर्स का कंडीशन वो बहुत दयनीय होते रहा, ज़्यादा मिसरेबल हो गया। लैंड बिकेम ए saleable commodity because in times of need the peasant could mortgage or sell it, है ना। लैंड एक बेचने का एक सामान भी बन गया, लैंड को बेच सकता है, मतलब इन टाइम्स ऑफ नीड, मतलब जब जब ऐसा कोई ज़रूरत आने पर अपना ज़मीन को बेच भी सकता है, उस तरह का बेचने का एक साधन बन गया है ज़मीन। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज मतलब क्या है? द मनी दैट यू बोरो इन ऑर्डर टू बाई ए हाउस और ए फ्लैट, मतलब मकान खरीदने के लिए जो उधार लेने वाला वो पैसा को बोलता है मॉर्टगेज। तो जब ज़रूरत है इस तरह से लैंड बेच कर कभी उन लोग मनी लेंडर से पैसा लेते थे। beggars or bonded laborers increased as the peasants were forced to sell their land due to the high rate of revenue। तो इस तरह से अपना पास जो ज़मीन है वह सब बेच बेच करके बहुत लोग beggars बन गया है, भिखारी लोग बन गया है, एंड बॉन्डेड लेबरर्स बन गया है। बॉन्डेड लेबरर मतलब एक कंडीशन बेस पर काम करने वाला सिर्फ लेबरर्स बन गया है ना। एक समय में वो ज़मीन का मालिक था उन लोग, लेकिन अभी उन लोग सिर्फ वो ज़मीन पर काम करने वाला लेबरर्स बन गया है। दे इंक्रीज्ड, इस तरह से भिखारी लोग और लेबरर्स का गिनती वो इंक्रीज होते गया। आज द पेसेंट्स वेर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड, है ना, क्योंकि इस तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अनुसार हाई रेट ऑफ रेवेन्यू देना पड़ता है, इसलिए बहुत पेसेंट्स लोग अपना ज़मीन को बेचना पड़ा उन लोगों को ये लैंड रेवेन्यू जमा करने के चलते। उसका चक्कर में एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी stagnant as they neither the British nor the landlords took steps to improve it। इसलिए इंडिया में एग्रीकल्चर का कंडीशन इट कंटिन्यूड टू बी स्टाग्नेंट। स्टाग्नेंट मीन्स स्टेबल, स्टिल, मतलब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उसका कंडीशन कुछ आगे नहीं बढ़ा है ना, वो स्टाग्नेंट बने रहा। आज neither the British nor the landlord took a step to improve it, क्योंकि ब्रिटिश लोग भी या फिर लैंडलॉर्ड भी ये एग्रीकल्चरल का कंडीशन को इम्प्रूव करने का किसी भी तरह का स्टेप्स नहीं लिया। दे डिड नॉट प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज, सीड्स, प्लॉ, फर्टिलाइजर्स एंड डिड नॉट ट्राई टू एजुकेट द फार्मर्स, क्योंकि ब्रिटिश लोग या लैंडलॉर्ड इन लोग किसी तरह का इरिगेशन फैसिलिटी को बना कर नहीं दिया। इरिगेशन मतलब सिंचाई का फैसिलिटीज बना कर नहीं दिया, बढ़िया बीज, है ना, वो भी नहीं दिया है। तो प्लो मतलब खेत को जोतने के लिए प्लॉस, बढ़िया हल, ये नहीं दिया है। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद, ये भी नहीं दिया। एंड डिड नॉट ट्राई टू एजुकेट द फार्मर्स, या बढ़िया से बढ़िया मेथड में ये एग्रीकल्चर खेती ये कैसे करना है इसके बारे में फार्मर्स को शिक्षित बनाने का भी कोशिश नहीं किया है। मतलब न्यू मॉडर्न मेथड क्या क्या है या एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इस सब के बारे में कोई जानकारी भी फार्मर्स को देने के लिए तैयार नहीं हुआ है ब्रिटिश एंड लैंडलॉर्ड। द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेजेस वाज डिस्ट्रॉयड। इसी के चलते हर गांव गांव में लोगों, उसके पहले कैसा था, इंडिपेंडेंट था, मतलब उन लोगों को जीने के लिए, उन लोग को खाने के लिए जो भी चीज़ का ज़रूरत है, उन लोग को जीने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है वो सब अपना गांव में उन लोग बनाते थे। इसलिए उस समय का विलेजर्स का जो सेल्फ सफिशिएंसी वो डिस्ट्रॉय हो गया। देयर वाज ए शिफ्ट टुवर्ड्स द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स सच एज शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। मतलब पहले उन लोग अपना जो खाने का सामान का खेती करते थे, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, वेजिटेबल्स, है ना, ये सब का खेती होते थे। लेकिन
ब्रिटिश लोग उन लोग को ज़बरदस्ती इस तरह का चीज़ का खेती करने के लिए बोलने लगा। क्या क्या है, ईख है ना, जूट, ऑयल सीड्स मतलब ऑयल मिलने का, एंड कॉटन एंड ग्राउंडनट है ना, बादाम, इस तरह का चीज़। ये सब क्या क्रॉप्स है, कॉमर्शियल क्रॉप है। वो इसलिए है कि उस तरह का क्रॉप में से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, वो सब क्रॉप्स बाहर के लिए बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, इसलिए ऐसा क्रॉप्स को क्या बोलता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलता है। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज़्यादा करने के लिए ये किसानों को मजबूर किया गया था। दीज क्रॉप्स वेर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। इस तरह का जो क्रॉप्स है जैसे ईख, जूट, ऑयल सीड, कोकोनट, ग्राउंडनट, कॉटन, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा, इस तरह का क्रॉप्स को क्या बोलता है, कैश क्रॉप्स बोलता है। आज दे कुड बी इजीली ब्रॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, क्योंकि इस तरह का क्रॉप्स आसानी से मार्केट में ले आकर के बेच सकता है, इसलिए उसको बोलता है द कैश क्रॉप्स। द नेक्स्ट, फेमाइन्स कंटिन्यूड टू बी ए रेगुलर फीचर as लैंड प्रोडक्टिविटी फेल डाउन। तो धीरे धीरे लैंड का प्रोडक्टिविटी वो कम हो गया, लैंड का उपजाऊ वो भी कम हो गया। तो एक एक विलेज में अपने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ का ज़रूरत है, जो ग्रेन्स, ये सब उन लोग अपना ही खेत में उन लोग प्रोड्यूस करते थे। लेकिन लैंड प्रोडक्टिविटी कम होने के चलते या दूसरा तरह का क्रॉप्स लगाने के चलते अपने के लिए खाने का भी सामान अभी इनफ मात्रा में नहीं मिल रहा है। इसके चलते क्या आ गया, फेमाइन आ गया, भूखमरी आ गया। नेक्स्ट, कमर्शियल क्रॉप्स। इंडियन peasants were forced to grow the commercial crops such as the tea, coffee। ना, इंडियन peasants को, इंडियन फार्मर्स को ऐसा क्रॉप्स लगाने के लिए ब्रिटिश लोग ज़्यादा दबाव देने लगा, ताकि तो कमर्शियल क्रॉप्स मतलब बेचने का पर्पस में, अपना यूज़ के लिए नहीं, बेचने का पर्पस में जो क्रॉप्स लगाना है, जैसे द टी, कॉफ़ी ना, चाय, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड्स, शुगर केन, मलबरी, रबर एक्सेट्रा, ये सब का खेती शुरू करने के लिए बोला है। इंडिगो क्या है, वो एक तरह का डाई है, ये जो कपड़ा में सब रंग देने के लिए यूज़ करने वाला एक डाई है। देन जूट ना, जूट का बोड़ा सब लोगों को मालूम है। ऑयल सीड, ईख, मलबरी का फ्रूट्स होता है वो, मलबरी, रबर, ये सब का खेती शुरू करने के लिए बोला है। मेनी ऑफ दीज क्रॉप्स वेर रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। इसमें से बहुत सारा क्रॉप्स इस तरह का चीज़ उन लोग लगाने के लिए बोला है, क्योंकि वो ब्रिटेन का बहुत सारा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल्स है ये, मतलब ब्रिटेन का बहुत सारा इंडस्ट्री में ये सब कुछ ले करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे रबर से बॉल, टायर, चप्पल ना, ये सब बनाता है। तो इसलिए इस तरह का चीज़ इंडिया में इसका खेती करा के इसको फिर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करेगा, ले जाएगा वहाँ पर, इसी से दूसरा प्रोडक्ट बना करके मार्केट में आता है। दीज क्रॉप्स वेर ग्रोन इन लार्ज एस्टेट्स कॉल्ड प्लांटेशन। तो इस तरह का क्रॉप्स जैसे रबर, इंडिगो, जूट ना, ऑयल सीड, ये सब बहुत बड़ा एस्टेट में ग्रो होता है। एस्टेट मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन एक साथ है ना, उसको हम लोग बोलता है एस्टेट बोलते हैं। तो उसी तरह बहुत बड़ा एस्टेट में ये सब का खेती होता है। उस तरह का लार्ज एस्टेट्स को क्या बोलते थे, द प्लांटेशंस बोलते थे। दे वेर ओन्ड बाय द यूरोपियंस। ये सब प्लांटेशन वो यूरोपियंस का था, यूरोपियन लोग का था। द प्लांटेशंस वेर मेनली इन आसाम, बंगाल एंड केरला। इस तरह का बड़ा एस्टेट, लार्ज एस्टेट, द प्लांटेशन, ये काम थे पहले आसाम, बंगाल एंड केरला, ये सब जगह में पहले होते थे, अभी भी है। The oppressive land revenue settlements coupled with plantation agriculture made peasants and other tribal groups rise up in rebellion against the British। तो the oppressive land revenue settlements, ये land revenue settlements, ये oppressive मतलब जो लोगों का हित के अनुसार नहीं है, लोगों के लिए अच्छाई वाला वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। उसके साथ साथ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अभी ब्रिटिश लोग ये भी करवाने लगा, क्या है, द प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाने लगा। ये दोनों चीज़
मेड द peasants एंड अदर ट्राइबल ग्रुप्स राइज अप इन रेबेलियन। ये दोनों चीज़ को लेकर के, ये दोनों बात को लेकर के द peasants, द फार्मर्स एंड द ट्राइबल ग्रुप्स ना, ट्राइबल ग्रुप मतलब जनजाति लोग है ना, ये लोग सब मिल करके दे राइज अप इन रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करने लगा या विद्रोह करने लगा। इसी तरह का कुछ पेसेंट रिवोल्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं ना। द पेसेंट रिवोल्ट मतलब किसानों के द्वारा लाया गया वो विद्रोह, ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह वाला वो रिवोल्ट। द डिस्पोसेस्ड एंड ऑप्रेस्ड peasants led the revolt in Bihar and Bengal against the indigo planters, जमींदार एंड मनी लेंडर्स ना। डिस्पोसेस्ड मतलब डिस्पोसेस्ड मतलब डिप्राइव ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, मतलब जिसको ज़मीन लॉस हुआ या जिसको अपना ज़मीन बेचना पड़ा उन लोग। एंड द ऑप्रेस्ड peasants, ऑप्रेस्ड मतलब दबाया हुआ मीन्स क्या है, जो ब्रिटिश लोग जो peasants से ज़बरदस्ती अपना फ़ायदा के लिए जो काम करवा रहा है, इस तरह का peasants दे लेड द रिवोल्ट्स इन बिहार एंड बंगाल। लोग बिहार और बंगाल एरिया में ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट शुरू किया है अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स है ना, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ भी। इंडिगो प्लांटेशंस का जो ओनर्स, जो पहले मतलब जो पैराग्राफ में हम लोग पढ़े थे, यूरोपियंस लोग का है, उस तरह का बड़ा बड़ा एस्टेट द प्लांटेशन ये सब यूरोपियंस का है। तो उस तरह का यूरोपियंस के खिलाफ और ज़मींदार्स के खिलाफ और मनी लेंडर्स के खिलाफ रिवोल्ट शुरू किया है। दिस वेर ईजिली क्रश, लेकिन ये सब रिवोल्ट ब्रिटिश के सामने कुछ नहीं था, इसलिए ब्रिटिश ये सब रिवोल्ट को बहुत आसानी से दबा दिया। However, they generated great awareness among the Indian agrarian classes about their rights ना, जो भी हो, they generated great awareness among the Indian agrarians। इस तरह का रिवोल्ट के चलते इंडिया में एग्रीकल्चर करने वाला लोग अग्रेरियन क्लासेस अबाउट देयर राइट, उन लोग को मतलब इंडिया का जो फार्मर्स है, फार्मर्स को अपना अधिकार, अपना राइट ये जानने के लिए इस तरह का रिवोल्ट हेल्प किया है। वो फार्मर्स लोग को इस तरह का जो राइट उन लोग को होता है, उन लोग का क्या अधिकार होता है, उसके बारे में जानकारी मिलने के लिए, अवेयरनेस मिलने के लिए इस तरह का रिवोल्ट बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। Also, when the news of their outbreak and British colonial powers' merciless handling of them reached the outside world, the real intents and interests of the British were exposed. Also, ना इसके अलावा when the news of their outbreak and British colonial powers' merciless handling of them reached the outside world, इसका न्यूज़, उसका खबर बाहर का दुनिया में भी पहुंच गया। इसका मतलब ये जो ब्रिटिश लोग ये जो काम कर रहा है, ब्रिटिश लोग इस तरह से जो पेसेंट रिवोल्ट को दबा दिया या पूरी तरह से क्रश कर दिया, इसका न्यूज़ बाहर का दुनिया में चला गया, ताकि ब्रिटिश लोग कितना मर्सिलेस मेथड में मतलब बिना कोई दया भाव से इस तरह का जो पेसेंट का रिवोल्ट को क्रश किया है, या उन लोग को अपना अधिकार या अपना राइट्स नहीं देते हुए उन लोगों से ज़बरदस्ती इस तरह का काम करवा रहा है, ये सब बात बाहर का दुनिया में पहुंच गया। द रियल इंटेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश वर एक्सपोज्ड। इसके चलते ब्रिटिश का रियल उन लोग का क्या इंटेंशन था, ब्रिटिश लोग का क्या इंटेंशन है, ब्रिटिश लोग इंडिया में से उन लोग क्या चाहता है, ये सब बाहर का दुनिया को पता चल गया। नेक्स्ट, द इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो बात से नेचुरल ब्लू डाई यूज्ड फॉर कलरिंग क्लॉथ्स। इंडिगो मतलब वो क्या है, वो एक ब्लू डाई है, ब्लू कलर का रंग देने वाला एक सामान है। ये चीज़ स्पेशली यूज्ड फॉर द कलरिंग ऑफ क्लॉथ। स्पेशली ये क्या के लिए यूज़ करता है, द कलरिंग ऑफ क्लॉथ के लिए यूज़ करता है। इट वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। ये एंशिएंट पीरियड से ही इंडिया में से ये ब्लू डाई का, ये इंडिगो डाई का एक्सपोर्टिंग होते थे। Indigo was the first crop to be grown on the British plantations, as the British required a regular supply of indigo for its textile factories. तो ब्रिटिश प्लांटेशन में, इंडिया का ब्रिटिश प्लांटेशंस में सबसे पहले ग्रो करने वाला ये क्रॉप ये क्या है, इंडिगो है। क्योंकि ब्रिटिश लोगों को उधर में इंग्लैंड में अपना जो टेक्सटाइल मिल में क्लॉथ को रंग देने के लिए, कलर देने के लिए इंडिगो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। इसलिए उन लोग इंडिया का प्लांटेशन में, इंडिया का लैंड में, ज़मीन में, खेत में इस तरह से जो इंडिगो का प्लांटेशन करवा के, इंडिगो का कल्टीवेशन करवा के ये इंडिगो को एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में। द इंडिगो प्लांटेट्स
प्लांटेट्स बिल्ट ए बिल्डिंग लाइक दिस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंडिगो, है ना। इंडिगो को बेचने के लिए, खरीदने के लिए इस तरह का बिल्डिंग्स बनाते थे जो इंडिगो प्लांटेट्स। ऑफन दीज एमर्ज्ड एज ऑर्चर्ड सेल ऑफ होपलेस पेसेंट्स। बाद में जो पेसेंट्स, जो फार्मर्स ये इंडिगो प्लांटेशन करने से, इंडिगो का खेती करने से इनकार करता था, उन लोगों को ले जा करके बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग करने का एक टॉर्चरिंग रूम्स ये बन गया है इस तरह का मकान। दीज बिल्डिंग्स आर इनफेमस इन हिस्ट्री एज नील की। इस तरह का बिल्डिंग इंडियन हिस्ट्री में इनफेमस है, मतलब अनपॉपुलर है, ताकि उसको इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कहता था नील की, नील की कहते थे। The indigo planters gave loans to the cultivators for cultivating crops which they had to sell to various factories at low prices. So indigo planters, indigo plantations का मालिक, उन लोग कल्टिवेटर्स को, मतलब फार्मर्स को लोन देते थे इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए, विच दे हैड टू सेल टू वेरियस फैक्ट्रीज एट लो प्राइसेस, ताकि ये लोन के द्वारा, ये लोन लेकर के जो फार्मर्स ये ज़मीन पे इंडिगो का कल्टीवेशन करता है, इसको लो प्राइस में वो फार्मर से खरीद के उन लोग अलग अलग फैक्ट्री में बेच देते थे। Later, the planters informed the peasants that loans could be repaid only by supplying indigo to them at fixed rates. बाद में ये planters ये peasants को inform किया है कि loans could be repaid, loans को वापस जमा करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा only by supplying indigo to them at fixed rates. वो है उसके लिए इंडिगो उन लोगों को सप्लाई करना चाहिए, लोन वापस देने के बदले में इंडिगो को सप्लाई करना चाहिए एट ए फिक्स्ड रेट। जो रेट ये इंडिगो प्लांटेट्स लगाता है उसी रेट में इंडिगो लोगों के लिए बेचना चाहिए। वायलेशन ऑफ दिस evoked large scale oppressive measures such as holding the cultivators and his family as prisoners, burning his house etc. जो भी लोग, जो भी पेसेंट्स, जो फार्मर्स ये बात को नहीं मानता है, इंडिगो प्लांटेट्स का ये बात को नहीं मानता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव मेशर्स, है ना, लार्ज स्केल ऑप्रेसिव मेशर्स उन लोगों के खिलाफ लिया है, मतलब उन लोगों को बुरा तरीका से उसका पनिशमेंट मिला है, ताकि होल्डिंग द कल्टिवेटर्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स एज प्रिजनर्स, जो फार्मर्स एंड उसका फैमिली मेम्बर्स उसको ले जा करके क्या बनाते थे, बंदी बनाते थे, बर्निंग देयर हाउसेस, उन लोगों का घर को जला देते थे, इस तरह का पनिशमेंट देते थे। दिस इनह्यूमन ऑपरेशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स फोर्स्ड देम टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस तरह से इनह्यूमन ऑपरेशन, तो इस तरह से इंडिगो कल्टिवेटर्स इस तरह ऑपरेशन करने लगा, इस तरह का बातों के खिलाफ लड़ने लगा। इट फोर्स्ड देम टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये इंडिगो कल्टिवेटर्स के तरफ से ब्रिटिश के द्वारा या ब्रिटिश लोग इस तरह का इनह्यूमन एक्टिविटीज करने लगा, मतलब एकदम बुरी तरह से उन लोगों को इतना बड़ा बड़ा पनिशमेंट भी देने लगा। इसके चलते दे आर फोर्स्ड देम टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके चलते ये पेसेंट लोग ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट करना मजबूर हो गया। इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन 1859 में बंगाल का नाडिया डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का रिवोल्ट शुरू किया है। द रिवोल्ट वाज लेड बाय विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। इस तरह का रिवोल्ट का लीडर्स कौन कौन था बंगाल में? विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। इट्स अदर पॉपुलर लीडर्स वेयर हाडर मोला ऑफ पाबना, रफीक मोंडाल ऑफ मालडा, है ना, पाबना का हादर मोला और मालडा का रफीक मोंडाल, इन लोग भी ये रिवोल्ट का दूसरा लीडर्स थे। द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश मर्सिलेसली। लेकिन ब्रिटिश लोग ये सब रिवोल्ट को एकदम बिना कोई दई, एकदम क्रूर रूप से ये सब रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया है, दबा दिया है। फकीर एंड सन्यासी रिवोल्ट। फकीर मतलब दे वेर ए ग्रुप ऑफ वांडरिंग मुस्लिम मेंडिकेंट्स इन बंगाल। बंगाल में जो वांडरिंग मुस्लिम मेंडिकेंट्स गिवन टू बेगिंग, मेंडिकेंट्स मीन्स गिवन टू बेगिंग। सो द फकीर्स वेर ग्रुप ऑफ वांडरिंग मुस्लिम मेंडिकेंट्स। जो मुस्लिम लोग जो भीख मांगने के लिए आते थे, उन लोग को बंगाल में क्या नाम है बोलते थे? फकीर नाम बोलते थे। लेड बाय चिराग अली शाह, दे अटैक्ड इंग्लिश फैक्ट्रीज। इस तरह का जो मुस्लिम भिखारी लोग, उन लोग का एक लीडर थे चिराग अली शाह।
इसका लीडरशिप में दे अटैक्ड इंग्लिश फैक्ट्रीज पर उन लोग आक्रमण किया. देयर रिबेलियन वाज सब्जगेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी. इन लोग का ये रिबेलियन, ये आंदोलन, इट वाज सब्जगेटेड मतलब ब्रिंग अंडर कंट्रोल. इन लोग का ये आंदोलन, ये रिबेलियन भी अंडर कंट्रोल में लाया है इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में. नेक्स्ट सन्यासी. The Sannyasi rebellion took place in Bengal in the period 1770 to 1820. सन्यासी रेबेलियन, सन्यासी रिवोल्ट ये बंगाल में हुआ था कब? इन द पीरियड ऑफ 1770 टू 1820. इसी समय द सन्यासी ऑर्गेनाइज्ड पेसेंट्स इनटू मिलिटेंट ग्रुप्स एंड रेबेल्ड अगेंस्ट एक्सेसिव रेवेन्यू. ये सन्यासी से लोग क्या किया है? दे ऑर्गेनाइज्ड द पेसेंट लोग को ऑर्गेनाइज करके एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया ना. मिलिटेंट मतलब कोई भी सोशल कॉज के लिए वायलेंट मेथड यूज करने वाला ग्रुप लोग को बोलता है मिलिटेंट ग्रुप. तो ये सन्यासी ग्रुप पेसेंट लोग को सब लेकर के एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया एंड रिबल्ड अगेंस्ट एक्सेसिव रेवेन्यू. इसके बाद ये ज़्यादा रेवेन्यू लेने का ये बात के खिलाफ लोग आंदोलन चलाया है, झगड़ा किया है. द सन्यासी रिवोल्ट वाज immortalized by the Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee in the literary masterpiece Anandamath. Sannyasi revolt, it was immortalized by the Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee. बंगाली नॉवलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी अपना नॉवल आनंदमात में ये सन्यासी रिवोल्ट के बारे में लिखा हुआ है. इसलिए सन्यासी रिवोल्ट इमॉर्टल हो गया. मतलब जो भी ये नॉवल रीड करेगा वो लोग ये रिवोल्ट के बारे में भी रीड करेंगे. इट इज फ्रॉम दिस नॉवल दैट आवर कंट्रीज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन टेकन. उसका ये नॉवल आनंदमात नाम का ये नॉवल से ही हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ये भी लिया गया है. देन द फसारी रिवोल्ट. डाडू मियान यूनाइटेड ऑल फार्मर्स एंड स्टार्टेड ए मूवमेंट इन द फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल. दाडू मियान उसने ऑल फार्मर्स, सारा फार्मर्स को यूनाइट करके, एक साथ करके एक मूवमेंट को शुरुआत किया. मूवमेंट मतलब आंदोलन को शुरुआत किया इन द फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल का फरीदपुर जिला में. द फार्मर्स रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस और ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. वहाँ पर द फार्मर्स रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस. वहाँ का फार्मर्स ये लैंड रेवेन्यू और द टैक्स देने से इनकार कर दिया था, और टू अबे द ऑर्डर्स ऑफ लैंडलॉर्ड या लैंडलॉर्ड का ऑर्डर मानने से उन लोग इनकार कर दिया. मियान कॉल्ड अपॉन पेसेंट्स नॉट टू पे लैंड रेवेन्यू और टू सो इंडिगो. तो ये डाडू मियान उसने वहाँ का फार्मर्स को बुला करके ये कहा है नॉट टू पे लैंड रेवेन्यू को जमा मत करो, और टू सो इंडिगो का कल्टीवेशन भी मत करो. However, Indians were unhappy due to the exploitative British policies. Indians उस समय अनहैप्पी था, असंतुष्ट था, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव ब्रिटिश पॉलिसीज. ब्रिटिश लोग इंडिया का लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाला ब्रिटिश लोग का जो पॉलिसीज है उसके चलते इंडिया का लोग अनहैप्पी था. दे फेल्ड टू प्रोटेस्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. उन लोग एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड में, मतलब एक अरेंज्ड मेथड में ये ढेर सारा लोग को एक साथ लेकर के एक विद्रोह वो ऑर्गेनाइज करने में उन लोग हार गया था. Hence they failed to have much impact on the increasing might of the British. Hence they failed to have, क्योंकि they failed to have much impact on the increasing might of the British. क्योंकि ब्रिटिश लोग एक माइटी कंट्री है, मतलब मोर पावरफुल कंट्री है, तो ब्रिटिश का वो पावर के सामने इन लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाया. इस तरह के छोटा मोटा जो ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, छोटा रिवोल्ट, उसको ब्रिटिश का ये हाई पावर के सामने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया है. Other revolt, the revolt in Bihar and North Bengal. After the Indigo revolt was suppressed in Bengal, the peasants got frustrated, burst out into anger and refrained from cultivating indigo. तो बंगाल का इंडिगो रिवोल्ट उसको ब्रिटिश लोग बुरी तरह से दबा दिया था. उसी के चलते पेसेंट्स गोट फ्रस्ट्रेटेड, उसी के चलते जो फार्मर्स उन लोगों को क्या आ गया, निराशा हो गया,
burst out into anger, गुस्सा भी आ गया, and refrained from cultivating indigo. उन लोग इंडिगो का खेती करने से रिफ्रेन हो गया. रिफ्रेन होने का मतलब stop oneself from doing something. It means लोग इंडिगो कल्टिवेशन वो स्टॉप कर दिया. The intelligentsia of Bengal rose and organized a powerful campaign for support of the peasants. The intelligentsia means बुद्धिजीवी वर्ग. बुद्धिजीवी वर्ग मतलब इंटेलिजेंट पीपल. द इंटेलिजेंट पीपल ऑफ बंगाल रॉस एंड ऑर्गेनाइज्ड ए पावरफुल कैंपेन. उन लोग आगे आकर के एक पावरफुल कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया है. कैंपेन मतलब क्या है? रैली ना. एक पावरफुल रैली ऑर्गेनाइज किया फॉर सपोर्ट ऑफ द पेसेंट्स. ये इंडिगो पेसेंट्स, द इंडिगो कल्टिवेटर्स, द फार्मर्स का सपोर्ट के लिए. द गवर्नमेंट वाज कंपल्ड टू अपॉइंट ए कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड mitigation of the system. So government, British government, they were compelled to appoint a commission. ये रिवोल्ट के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कमीशन अपॉइंट करना पड़ा. कमीशन मतलब क्या है? जांच करने वाला एक कमेटी को बैठाया फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच करने के लिए, एंड मिटिगेशन ऑफ द सिस्टम. ये सिस्टम को मिटिगेट करने का मतलब हम करने के लिए, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कम करने के लिए. बट द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व्ड. लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर भी क्या नहीं हुआ? हल नहीं हुआ. And the oppression of the Britishers and resistance of peasants continued. ब्रिटिश लोग पेसेंट को फिर से है ना और आगे भी दबाते आ गया, ऑप्रेस करते आ गया, एंड द पेसेंट लोग उन लोग ये ब्रिटिश का ऑपरेशन को रेसिस्ट करते आ गया. बिहार. द इंडिगो पेसेंट्स टू बिहार रिवोल्टेड एट लार्ज स्केल इन दरभंगा एंड चंपारण इन 1866 to 68. बिहार में इंडिगो पेसेंट्स, इंडिगो फार्मर्स, उन लोग भी रिवोल्ट किया है बहुत बड़ा मात्रा में, लार्ज स्केल में उन लोग भी रिवोल्ट किया है इन दरभंगा एंड चंपारण इन 1866 to 1868. Once again unrest broke out amidst peasants in 1870s in East Bengal. एक बार और अनरेस्ट शुरू किया, झगड़ा लड़ाई वो शुरू हो गया अमिस्ट पेसेंट्स इन 1870s इन ईस्ट बंगाल. अमिस्ट बीच में है ना, मतलब ईस्ट बंगाल में 1870 में रिवोल्ट हो रहा था, पेसेंट रिवोल्ट हो रहा था, उसके बीच में बिहार में भी रिवोल्ट शुरू हो गया. द पावरफुल एंड कन्निंग जमींदार्स वेर इनफेमस फॉर देयर नोटोरियस ऑपरेशन ऑफ द टेनेंट्स. सो द पावरफुल एंड कन्निंग जमींदार, ये जमींदार भी बहुत पावरफुल थे और उन लोग बहुत हालाक भी थे. उन लोग दे वर इनफेमस फॉर द नोटोरियस ऑपरेशन. उन लोग बहुत बुरी तरह से इस तरह का पेसेंट रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, बहुत बुरी तरह से उसको दबाने लगा. उसके लिए उन लोग इनफेमस हो गया है ऑपरेशन ऑफ द टेनेंट. है ना, टेनेंट मतलब किराएदार, है ना, मतलब किराया नहीं देने के चलते, मीन्स द लैंड रेवेन्यू नहीं देने के चलते वो पेसेंट को बहुत बुरी तरह से दबाया है द लैंडलॉर्ड्स और द जमींदार्स. बंगाल में the Bengal peasants also had a long tradition of resistance stretching back to 1872. बंगाल का फार्मर्स को भी, बंगाल फार्मर्स भी, they also had a long tradition of resistance stretching back to 1782. उन लोग भी 1782 से ही ब्रिटिश लोग इन लोग के ऊपर में जितना भी विद्रोह कर रहा था, जितना भी ऑपरेशन कर रहा था, उसको रेसिस्ट करते आ रहा है. When the peasants of North Bengal had rebelled against the East India Company's revenue, farmer Devi Singh, है ना, when the peasants of North Bengal का peasants they had rebelled against the East India Company, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया है, रेबेलियन किया है, झगड़ा किया है. ईस्ट इंडिया कंपनी से रेवेन्यू फ्रेमर देवी सिंह, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो रेवेन्यू का सिस्टम बनाने वाला देवी सिंह के खिलाफ उन लोग भी रिवोल्ट किया है. फ्रॉम 1872 to 1876 the peasants came together unitedly in the form of no rent union. इसके बाद 1872 से 1876 के बीच में the peasants came together unitedly, ये सारा फार्मर्स एक साथ यूनाइटेडली आया है इन द फॉर्म ऑफ नो रेंट यूनियन. एक नो रेंट यूनियन को बनाया है. नो रेंट मतलब रेंट नहीं देगा, है ना, ये बोलने वाला एक यूनियन को बनाया है. एंड फॉट अगेंस्ट द जमींदार अगेंस्ट देयर एजेंट्स. ऐसा यूनियन बना करके जो जमींदार है और उन लोग का एजेंट्स उन लोग के खिलाफ लड़ने लगा. इट वॉज स्टॉप्ड ओनली व्हेन द गवर्नमेंट सप्रेस्ड द पेसेंट्स कंप्लीटली. ये सब पूरी तरह से एंड हुआ है जब द गवर्नमेंट सप्रेस्ड द पेसेंट्स कंप्लीटली. गवर्नमेंट खुद आकर के ये पेसेंट्स को, ये फार्मर्स को दबाने लगा या उन लोग का रिवोल्ट को सप्रेस करने लगा, तब इस तरह का रिवोल्ट एंड हो गया.
Again, large section of the new intelligentsia gave support to the peasants cause. उसके बाद भी बंगाल में से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पीपल, मतलब बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, उन लोग ये पेसेंट्स को, ये फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर के आगे आया है. रिवोल्ट्स इन पूना एंड अहमदनगर. महाराष्ट्र, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डायरेक्टली सेटल्ड द रेवेन्यू विद द पेसेंट्स. महाराष्ट्र में इस समय रेवेन्यू का सिस्टम वो कैसा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डायरेक्टली सेटल्ड द रेवेन्यू विद द पेसेंट्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर्स से रेवेन्यू जमा करते थे. एट द सेम टाइम इट इंक्रीज्ड द रेट ऑफ रेवेन्यू सो हाई. उसी के साथ साथ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रेवेन्यू रेट को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते थे. दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू पे इट, ताकि वो पुअर फार्मर्स को जमा करना असंभव हो गया. एंड दे हैड नो ऑप्शन लेफ्ट अदर दैन बोरोविंग द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स. ना, उन लोग के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ मनी लेंडर्स से पैसा उधार लो. एंड हु चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट्स. ये मनी लेंडर्स क्या करते थे? उधार देने वाला पैसा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब ब्याज वो लगाते थे. More and more land got mortgaged and sold out to the money lenders who tried their level best to achieve the land on legal and illegal terms. ना, more and more land got mortgaged. ज़्यादा लैंड मोर्टाज होने लगा. मोर्टगेड मतलब जो लैंड खरीदने के लिए, मतलब हाउस और फ्लैट खरीदने के लिए जो पैसा उधार में लेता है, उसके लिए, मतलब लैंड बेच करके घर खरीदने का पैसा उधार लेने लगा. एंड सोल्ड आउट टू द मनी लेंडर्स. वो लैंड, इसलिए वो घर खरीदने के चक्कर में वो अपना लैंड को मनी लेंडर्स को बेचने लगा. हु ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू अचीव द लैंड ऑन लीगल एंड इलीगल टर्म्स. तो एक बार ये ज़मीन का कागज़ या ज़मीन का वो अधिकार अपने हाथ में आ गया, उसके बाद वो ज़मीन हमेशा के लिए अपना बनाने का पूरी कोशिश करते रहेगा. ये ज़मींदार, ये मनी लेंडर्स, वो इलीगल मेथड में हो या लीगल मेथड में हो, ये ज़मीन कभी भी अपने हाथों से निकाल ना हो, इसलिए पूरा कोशिश करते आ गया. Peasants became impatient by the end of the year 1875 and huge agrarian riots took place. इस तरह का बातें हो रहा था, तो फार्मर्स लोग इम्पेशेंट हो गया. बाय द एंड ऑफ ईयर 1875 होते होते बंगाल प्रोविंस का या बंगाल बिहार ये सब प्रोविंस का ये फार्मर्स लोग इम्पेशेंट हो गया. इम्पेशेंट मतलब बिना क्षमा का, है ना, मतलब गुस्सा आने लगा है उन लोगों का मन में. उसके चलते ह्यूज अग्रेरियन रियट्स टुक प्लेस. इसके चलते बहुत ज़्यादा अग्रेरियन रियट्स, उसका मतलब रिलेटेड टू फार्मर्स. तो ये फार्मर्स के द्वारा बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा रियट, झगड़ा, ये सब हुआ है. Police failed in meeting the fury of peasants' resistance, which was suppressed only when the whole military force at Pune took the field against them. Now, police failed in meeting the fury of the peasants' resistance. ये इस तरह का जो रिवोल्ट हुआ है, रियट्स हुआ है, ये रियट्स को रेसिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए उस समय का पुलिस क्या हो गया? फेल हो गया. विच वॉज सप्रेस्ड ओनली व्हेन द होल मिलिट्री फोर्स एट पूना टुक द फील्ड अगेंस्ट दम. ये फिर ये रिवोल्ट को सप्रेस कर पाया व्हेन द होल मिलिट्री फोर्स एट पूना वाला पूरा मिलिट्री फोर्स एक साथ आया है. टुक द फील्ड अगेंस्ट, जब एक साथ आकर के वो बहुत ज़्यादा कोशिश किया, तब ये रिवोल्ट को रोक पाया. वंस अगेन द मॉडर्न इंटेलिजेंशिया ऑफ महाराष्ट्र सपोर्टेड द पेसेंट्स डिमांड. एक बार और महाराष्ट्र का ये मॉडर्न इंटेलिजेंशिया, मतलब इंटेलिजेंट पीपल, महाराष्ट्र का ये इंटेलिजेंट पीपल एक बार और ये पेसेंट रिवोल्ट्स को सपोर्ट किया है, पेसेंट्स का डिमांड्स को सपोर्ट किया है.
revolt in Kerala and Assam. The peasants' unrest also broke out in several other parts of the country, such as North Kerala and Assam. इस तरह से peasant revolt झगड़ा ये इंडिया का दूसरा पार्ट में भी स्टार्ट हुआ था, जैसे नॉर्थ केरला, आसाम, इस तरह का एरिया में भी ये peasant revolt स्टार्ट हो गया. द सिचुएशन वॉज कॉज्ड बाई हाई लैंड रेवेन्यू असेसमेंट. ये सबका मेन रीज़न, इस तरह का जो झगड़ा स्टार्ट होने का, ये रिवोल्ट स्टार्ट होने का मेन रीज़न क्या है? हाई लैंड रेवेन्यू है. ये सब जगह से लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे ब्रिटिश लोग, यही है इसका कारण. द पेसेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे एनहांस्ड रेवेन्यू डिमांड्स टू द लैंडलॉर्ड्स. इस तरह से जो मॉडिफाई करके हाई लैंड रेवेन्यू जो लैंडलॉर्ड्स मांगता है, ये देने से इंकार कर दिया है द पेसेंट्स, एंड फॉट अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स टू सीज देयर लैंड. लोग ये लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स, लैंड रेवेन्यू जमा करने वाला लोग, उन लोग के खिलाफ लड़ने लगा, है ना. टू सीज देयर लैंड, अपना लैंड को वापस मिलने के लिए, अपना लैंड वापस लेने के लिए इन लोग से खिलाफ लड़ने लगा. द सिचुएशन वर्सन्ड एंड द पुलिस हैड टू मोबिलाइज देयर नेटवर्क टू सप्रेस द पेसेंट्स. इस तरह से ये सब एरिया का सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने लगा, एंड द पुलिस हैड टू मोबिलाइज देयर नेटवर्क. तो ब्रिटिश पुलिस अपना नेटवर्क को मोबिलाइज किया. उसका मतलब ब्रिटिश पुलिस इधर उधर सब जा करके, भाग करके इस तरह का पेसेंट रिवोल्ट को सप्रेस करने लगा. मेनी पेसेंट्स वेर किल्ड रूथलेसली एंड ब्रूटली इन द रियट्स. इस तरह का झगड़ा में, क्रांति में बहुत सारा पेसेंट्स मर गया, लोग का मौत हो गया, है ना. रूथलेसली एंड ब्रूटली. रूथलेसली मतलब विदाउट पिटी और विदाउट एनी कंपैशन, मतलब बिना कोई दया दिखा करके, है ना. ब्रूटली, ब्रूटली मतलब बहुत बुरी तरीक़ा से बहुत पेसेंट्स को मार दिया है, या बहुत पेसेंट्स ये सब झगड़ा में, रिएट में मर गया है. The next significance of peasant revolt. मतलब इस तरह से जो peasants लोग रिवोल्ट किया है, विद्रोह किया है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में देखते हैं. These movements of the peasants at any time did not create any threat to the British rule. इस तरह का जो पेसेंट मूवमेंट, तो कोई भी समय में कहीं भी जो पेसेंट मूवमेंट हुआ है, ये ब्रिटिश के सामने कोई एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ब्रिटिश के लिए नहीं बन पाया है. बट इट प्रूव्ड दैट द इंडियन पेसेंट्स रिएक्शंस वेर इंस्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस टू एवरी सिचुएशन. लेकिन एक बात ये स्थापित हुआ है, ये प्रूव हुआ है कि द इंडियन पेसेंट्स रिएक्शंस वेर इंस्टेंट. इंडियन पेसेंट्स, इंडिया का जो फार्मर्स, उन लोगों का रिएक्शन जल्दी होता है ना, एंड स्पॉन्टेनियस होता है. स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा में ना, या फिर क्या बोल सकता है, हाई लेवल में इंडियन पेसेंट्स रिएक्ट करता है. ये बात को स्थापित कर पाया है इस तरह का रिवॉल्ट. एवरी टाइम दे वेर टॉर्चर्ड सो ब्रूटली. हर बार इस तरह का रिवॉल्ट के दौरान, हर बार इंडियन पेसेंट्स बहुत ब्रूटली टॉर्चर्ड हुआ है. का मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उन लोगों को मारपीट किया गया है. दैट दे हैड टू रिबल ना, इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है कि दे हैड टू रिबल, मतलब टू फाइट अगेंस्ट द अथॉरिटी, मतलब ब्रिटिश के सामने या ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना. तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाला लोग बन गया है पेसेंट्स. But the peasants always resisted the British effort to get control and power in the name of maintaining law and order. लेकिन ये peasants हमेशा ये रोकते आया, उसको रेसिस्ट करते आया. द ब्रिटिश एफर्ट्स टू गेट कंट्रोल, ब्रिटिश लोग इन लोगों के ऊपर में जो कंट्रोल लेने का ब्रिटिश का कोशिश, उसको हमेशा रोकते आया है. एंड द पावर इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. तो इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर जो कंट्रोल एंड पावर वो ब्रिटिश लोग अपना हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहा.
उसी को रोक पाया ये पेसेंट्स. The popular movements and rebellions of the 19th century did, however, reveal the immense sources of resistance to imperialism. The popular movements and rebellions, इस तरह का कुछ पॉपुलर मूवमेंट्स रेबेलियंस मतलब इस तरह का जो झगड़ा लड़ाई of the 19th century, it did however reveal the immense source of resistance. ये इंडियन लोगों के पास जो रेसिस्टेंस कैपेसिटी क्या है, इंडियन लोगों के पास ब्रिटिश का ये टॉर्चर को रोकने का क्या कैपेसिटी है, ये बाहर लाने के लिए ये दिखाने का एक मौका भी मिला है. एंड टू इम्पीरियलिज्म मतलब इस तरह का इम्पीरियलिज्म के खिलाफ मतलब जो ब्रिटिश लोग इंडिया में आकर के जो इम्पीरियलिज्म दिखाता है, इम्पीरियलिज्म मतलब क्या था, ब्रिटिश लोग इंडिया में आकर के इंडिया पर राज करने का वो कोशिश कर रहा है, उसी के खिलाफ लड़ने का ताकत इंडिया का पेसेंट्स लोग के पास कितना है ये बाहर आया है. दैट ले इनफेक्टिव एमंग द इंडियन पीपल, ये सब इंडियन पीपल को इंडियन पीपल के बीच में इनफेक्टिव हुआ है. ब्रिटिश का वो कोशिश, ब्रिटिश इंडिया में आकर के अपना इम्पीरियलिज्म को एस्टैब्लिश करने का कोशिश वो इंडियन पीपल के सामने इनफेक्टिव हुआ है. द नेक्स्ट द टर्म्स इन यू, ये चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट शब्द क्या क्या था. एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स मतलब लैंडलॉर्ड्स सेटल्ड इन सिटीज अवे फ्रॉम द लैंड दे ओन्ड. जो लैंडलॉर्ड लैंड का मालिक जो अपना ज़मीन अपना लैंड जहाँ है उसको छोड़ करके उसके अलग जा करके कोई सिटी में जाके रहने वाला वो लैंडलॉर्ड को बोलता है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, है ना. मतलब एब्सेंटी मतलब उन लोग अपना ज़मीन पर एब्सेंट है, उन लोग कहीं दूसरा जगह में रहता है. बेगार्ड्स बॉन्डेड लेबरर्स हु आर फोर्स्ड टू वर्क विदाउट वेजेस. बेगार्ड्स मतलब वो ऐसा लेबरर्स है, लेबरर्स बॉन्डेड लेबरर्स जो बॉन्ड लिखा हुआ है, हु आर फोर्स्ड टू वर्क विदाउट वेजेस मतलब इतना साल के लिए, इतना दिन के लिए, इतना महीना के लिए काम करने के लिए जो रेडी हुआ है उन लोगों के लिए बोलता है बेगार्ड्स. नेक्स्ट दीवानी, द राइट टू collect revenues and exercise complete control over financial matters of a state. मतलब एक स्टेट से, एक जगह से, एक टेरिटरी से रेवेन्यू जमा करने का अधिकार, रेवेन्यू जमा करने का अधिकार एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फिनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट. वो स्टेट का सारा फिनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करने का भी अधिकार, उसी को बोलता है दीवानी. देन hereditary, something that a child inherit from his or her parents. ना वो ऐसा क्वालिटीज़ जो एक चाइल्ड अपना पेरेंट्स में से जो चाइल्ड को मिलता है उसको बोलता है हेरेडिटरी. जो भी चीज़ मिलता है उसको बोलता है हेरेडिटरी. इजरदारी सिस्टम, ए सिस्टम इन विच द जॉब ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज गिवन टू हाईएस्ट बिडर कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टर. तो इजरदारी सिस्टम में रेवेन्यू जमा करने का वो राइट, वो जिम्मेदारी वो किसको मिलता है, जो आदमी हाईएस्ट बिड करता है, या मतलब एनुअली इतना अमाउंट ब्रिटिश लोगों को देंगे, जो पैसा जमा करेगा या नहीं करेगा उसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन एनुअली इतना अमाउंट ब्रिटिश को दे देंगे, ये बात बिड करता है. उसी में जो आदमी मैक्सिमम अमाउंट देने का वादा करता है उसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट देता है या उसको ये रेवेन्यू जमा करने का जिम्मेदारी देता है. यह सिस्टम था इजरदारी सिस्टम. यह सिस्टम में जो हाईएस्ट बिड करने वाला आदमी, जो आदमी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा इनकम वो जमा करके देंगे ये वादा करके उसका वो जिम्मेदारी ले लेता है, उसी को बोलता था द कॉन्ट्रैक्टर बोलते थे. नेक्स्ट महल, ए विलेज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेवेन्यू. महल मतलब जो एक विलेज है विच इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेवेन्यू, मतलब एक विलेज का पूरा रेवेन्यू को एक साथ जमा करके
वो ब्रिटिश के पास जमा दे देता है, उस तरह का एक विलेज को बोलता है महल बोलता है। नेक्स्ट प्लांटेशंस, लार्ज एस्टेट्स ग्रोविंग कमर्शियल क्रॉप्स, वो ऐसा बड़ा बड़ा एस्टेट है, एस्टेट मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन, बहुत ज़्यादा खेत एक साथ जो है उसी में कमर्शियल क्रॉप्स लगाया जाता है, जैसे ईख, जूट, टी, कॉफ़ी, ये सब लगाया जाता है, उसको बोलता है प्लांटेशन। नेक्स्ट रियट, रियट मीन्स द कल्टिवेटर, कल्टिवेटर मतलब जो खेती करता है, द फार्मर, उसका बोलता है रियट। नेक्स्ट तालुकदार, द लैंड होल्डर इन मुगल एंड ब्रिटिश टाइम्स, ब्रिटिश का समय में और मुगल का समय में जो लैंड होल्डर, जिसके पास लैंड है, ज़मीन है, उसको बोलता था, क्या बोलता था, तालुकदार। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम ए डिस्ट्रिक्ट, वो एक जिला से, एक डिस्ट्रिक्ट से ये लैंड रेवेन्यू और द टैक्सेस ये जमा कर लेता है, जमा करने का जिम्मेदारी भी इसको होता है, तालुकदार को होता है। नेक्स्ट ये चैप्टर में अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है ये देखते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय वारेन हेस्टिंग, राइट टू कलेक्शन वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, द बिडर्स वेर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। तो वारेन हेस्टिंग एक सिस्टम लाया है, एक रेवेन्यू जमा करने का सिस्टम लाया है। इसके अनुसार राइट टू कलेक्शन वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर, जो हाईएस्ट बिड करता है, जो सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को देने का वादा करता है, उसी को ये रेवेन्यू जमा करने का राइट मिलता है। इट इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 years के लिए है। द बिडर वाज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर, जो इस तरह का रेवेन्यू जमा करने का जिम्मेदारी ले लेता है या जिसको मिलता है उसको बोलता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये सिस्टम एक दूसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये लागू हुआ था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। लैंड ओनर्स ऑफ जमींदार्स obtained hereditary rights over their land, farmers reduced to the status of tenants, है ना। लैंड ओनर्स ऑफ और जमींदार, लैंड ओनर्स या जमींदार, दे obtained hereditary rights over their land, उन लोग को अपना ज़मीन के ऊपर hereditary rights मिलते थे। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है, द राइट्स विच गेट फ्रॉम द पेरेंट्स, मतलब एक फैमिली, मतलब एक आदमी के पास अभी जो राइट है वो मरने के बाद उसका बेटा को वो राइट मिलता है, इसको बोलता है हेरिडिटरी राइट। द फार्मर्स रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स, ये सिस्टम के अनुसार द फार्मर्स उन लोग नीचे हो गया, उन लोग को सिर्फ द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स मतलब किराएदार बन गया है इन लोग, द फार्मर्स। नेक्स्ट, जमींदार्स हैड टू पे सेड लैंड रेवेन्यू टू द कंपनी annually even during adverse condition, जमींदार हैड टू पे, है ना, जमींदार को जमा करना पड़ता था ये फिक्सड लैंड रेवेन्यू, एक फिक्सड लैंड रेवेन्यू जमा करना पड़ता था टू द कंपनी, है ना, इस कंपनी में एनुअली इवन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, वो भी हर साल में वो जमा करना चाहिए, इवन ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। इसका मतलब जो कंडीशन बुरा होने पर भी, कंडीशन बुरा होने का मतलब क्या है, अगर एक साल में उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए अपना एरिया से उतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू भी नहीं जमा कर पाया, उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक फिक्सड अमाउंट को देना पड़ता था हर साल में, उसी को बोलता है एनुअल अमाउंट। एंड द रेवेन्यू वाज सेड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, और ये रेवेन्यू जितना जमा करना है, एक फार्मर से जो रेवेन्यू जमा करना है वो भी क्या किया गया, फिक्सड किया गया है एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 50% रेवेन्यू के रूप में देना चाहिए। इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में इस तरह का ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। द पेसेंट्स और रियोट्स वेयर ओनर्स ऑफ द लैंड एंड द लैंड रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम दम, ये सिस्टम के अनुसार द पेसेंट या रियट, द फार्मर्स, दे वेयर द ओनर्स ऑफ द लैंड, उन लोग लैंड का मालिक बन गया,
and land revenue was directly collected from them. Land का revenue गवर्नमेंट डायरेक्ट ये फार्मर से जमा कर लेगा. रेट ऑफ द रेवेन्यू वाज हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. उसमें भी रेवेन्यू देने का रेट वो कितना था, जो टोटल प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोड्यूस है उसका आधा वो रेवेन्यू के रूप में देना चाहिए. सेटल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स. मतलब एक बार ये लैंड रेवेन्यू कितना जमा देना है ये फिक्स करने के बाद ये फिक्स होते थे कितना साल तक, फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स तक. देन इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड फॉर द एंटायर एस्टेट. एक दूसरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश एंड पंजाब में. उसी में लैंड रेवेन्यू सिस्टम या द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इट वाज मेड फॉर द एंटायर एस्टेट. ये पूरा एस्टेट के लिए था. पूरा एस्टेट से, पूरा एस्टेट का जितना एरिया है वहाँ से जो प्रोडक्शन होता है उसी का 1% लैंड रेवेन्यू में देना पड़ता था. द तालुकदार हार्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू. वही सिस्टम है, रेवेन्यू जमा करने का अधिकार वो किसको दिया गया था, तालुकदार को दिया गया था. ही विल कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस. वो एक एक विलेज में से ये रेवेन्यू जमा करेंगे एंड हैंड इट ओवर टू द ब्रिटिश. रेवेन्यू जमा करके ब्रिटिश को हैंड ओवर करेंगे. नेक्स्ट, लैंड बिकेम ए सेलेबल कमोडिटी. इसका मतलब लैंड, जमीन भी एक बेचने का साधन बन गया, बेचने का एक सामग्री बन गया है. द पेसेंट्स कुड मॉर्गेज और सेल इट एंड इंक्रीज द इन beggars एंड बॉन्डेड लेबरर्स, है ना. तो उसके बाद द पेसेंट्स कुड मॉर्गेज और सेल इट. ये इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देने के चलते, देने के लिए पेसेंट्स अपना ज़मीन को बेचने लगा है. एंड दे इंक्रीज इन beggars एंड बॉन्डेड लेबर्स. धीरे धीरे ये लैंड ओनर्स था, ये फार्मर्स के पास पहले ज़मीन था, इसलिए उन लोग पहले लैंड ओनर्स थे, उन लोग अपना ज़मीन को बेचने लगा. उसके बाद धीरे धीरे उन लोग beggars बन गया है या फिर बॉन्डेड लेबरर्स बन गया. फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन ऑन द ब्रिटिश प्लांटेशन वाज इंडिगो, as it was required for its textile factories, है ना. ब्रिटिश का प्लांटेशन में सबसे पहले ग्रो करने वाला एक कॉमर्शियल क्रॉप ये क्या था, इंडिगो था, क्योंकि इट वाज रिक्वायर्ड फॉर इट्स टेक्सटाइल फैक्ट्रीज. ये ब्रिटेन का टेक्सटाइल फैक्ट्री में, जो कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री में कपड़ा में रंग देने के लिए ये इंडिगो का ज़रूरत था. इसलिए इंडिगो प्लांटेशन सबसे पहले स्टार्ट किया है इंडिया में, प्लांटेशंस में. देन the cultivators had to sell the produce to various factories at low prices. तो इंडिगो कल्टिवेटर्स, जो इंडिगो को खेती करता है, उन लोग बहुत कम दाम में ये इंडिगो को बेचना पड़ता था, ब्रिटिश को बेचना पड़ता था, एट लो प्राइसेस में बेचना पड़ता था. इंडिगो प्लांटर्स गेव लोन. लेटर पर्सन्स वेयर इन्फॉर्म्ड द they could repay the loan by supplying indigo to the planters at fixed rate. तो इस तरह से इंडिगो का खेती करता है, लोग को गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लोन देते थे. बाद में ये लोन, एक कर्ज को चुकाने का समय पर ना, रीपेमेंट करने का समय पर उन लोग ये भी बोलते थे ये इंडिगो उन लोग ले लेंगे ना, इंडिगो को सप्लाई कर सकता है टू द प्लांटर्स एट फिक्सड रेट. एक फिक्सड रेट में इंडिगो बेच सकता है. क्या मतलब, ये लोन के बदले में इंडिगो दे सकता है, ये भी बोलते थे. देन disposed and oppressed peasants led the revolts in Bihar and Bengal against the indigo planters. इस तरह से जो ज़मीन लॉस हो गया, ज़मीन को बेचना पड़ा, उस तरह का जो पेसेंट्स और द ओप्रेस्ड मतलब निराश होकर के जो फार्मर्स है, उन लोग दे लेड द रिवोल्ट इन बिहार एंड बंगाल. उन लोग बिहार, बंगाल ये सब एरिया में रिवोल्ट शुरू किया है अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, ज़मींदार्स के खिलाफ और मनी लेंडर्स के खिलाफ उन लोग रिवोल्ट शुरू किया है. फकीर एंड सन्यासी रिवोल्ट्स लेड बाय चिराग अली शाह. फकीर्स were the group of wandering Muslims mendicants in Bengal. है ना, फकीर एंड सन्यासी रिवोल्ट्स. इसका लीडर कौन था, चिराग अली शाह. इसका लीडरशिप में रिवोल्ट शुरू किया है. फ़कीर मतलब कौन थे, दे वेर द ग्रुप्स ऑफ वांडरिंग मुस्लिम्स मेडिकेंट्स इन बंगाल. बंगाल एरिया में, बंगाल प्रोविंस में जो मुस्लिम लोग ऐसा घूम के जो भीख मांगते थे, उन लोग का नाम था फ़कीर.
attacked English factories, rebellion subjugated in the beginning of the 19th century. तो कुछ इंग्लिश फैक्ट्रीज को अटैक करके कुछ इंग्लिश फैक्ट्रीज में आक्रमण करने लगा ये रिवोल्ट वाला लोग. द रिबेलियन सब्जगेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी. उसी के साथ साथ 19th सेंचुरी में ये पेसेंट रिवोल्ट्स द रिबेलियन ये स्टार्ट हो गया. सन्यासी रिवोल्ट इन बंगाल, बंगाल में एक रिवोल्ट हुआ था, उसका नाम था सन्यासी रिवोल्ट. वो हुआ था 1770 to 1820 इसी साल के बीच में. तो सन्यासीज ऑर्गेनाइज्ड पेसेंट्स इनटू मिलिटेंट ग्रुप्स. ये सन्यासीज उन लोग ये फार्मर्स को सब ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा करके एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया. मिलिटेंट ग्रुप मतलब क्या है? कोई भी सोशल इश्यूज के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाला लोग को बोलता है मिलिटेंट ग्रुप. वो मिलिटेंट ग्रुप बनाया. दे रिबल्ट अगेंस्ट एक्सेसिव रेवेन्यू. उन लोग ये ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट डिमांड करता है, मांगता है, उसके खिलाफ लड़ने लगा. द फरासी रिवोल्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन द फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल का फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है बाई डाडू मियान के द्वारा है. डाडू मियान के लीडरशिप में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. हु यूनाइटेड ऑल फार्मर्स. उसने सारा फार्मर्स को इकट्ठा करके ये मूवमेंट को चलाया. refused to pay taxes and obey the landlords, refused to sow indigo. तो ये सब मूवमेंट के दौरान द फार्मर्स लोग refused to pay taxes, टैक्स जमा करने से इनकार किया. refused to obey the landlord का बात मानने से इनकार किया. एंड refused to sow indigo, इंडिगो का खेती करने से भी उन लोग मना किया है, इनकार किया है. अदर रिवॉल्ट्स इन बिहार एंड नॉर्थ बंगाल, रिवॉल्ट्स इन द पूना एंड अहमदनगर, रिवॉल्ट्स इन केरला एंड आसाम. ये सब के अलावा इंडिया का अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में इस तरह का रिवॉल्ट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल के लिए रिवॉल्ट इन बिहार एंड नॉर्थ बंगाल, रिवॉल्ट इन पूना एंड अहमदनगर एंड रिवॉल्ट इन केरला एंड आसाम. नेक्स्ट assessment exercise, multiple choice questions. Which of the following was introduced in Bihar, Bengal, Orissa in 1793? In 1793 इसमें से कौन सा लैंड रेवेन्यू मेथड बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन सी permanent settlement. Second, the Riotuvari settlement was introduced in. Riotuvari settlement ये इंट्रोड्यूस किया है इन विच ईयर, कौन सा ईयर में? ऑप्शन बी 1820. नेक्स्ट, इन द Mahalwari settlement the rate of revenue was roughly dash of the total agricultural production. महलवारी सेटलमेंट के अनुसार रेवेन्यू रेट वो रफली डैश ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का वो कितना था? ऑप्शन सी हाफ. देन फोर, अकॉर्डिंग टू द इजरदारी सिस्टम के अनुसार द राइट टू कलेक्शन वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स. रेवेन्यू जमा करने का वो राइट जो हाईएस्ट बिडर को देते थे फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स. कितना साल के लिए? फॉर ए पीरियड ऑफ ऑप्शन डी 5 years. हु इंट्रोड्यूस्ड द रियोटुवारी सेटलमेंट? रियोटुवारी सेटलमेंट को वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन बी सर थॉमस मुनरो. देन हु रोट आनंदमात बुक वो किसने लिखा है?
Option D, Bankim Chandra Chatterjee. 7. Which was the first crop to be grown of a British plantation? ब्रिटिश प्लांटेशन में लगाया जाने वाला सबसे पहला प्लांटेशन क्रॉप क्या है? ऑप्शन सी, इंडिगो. 8. द क्रिमीन वार वाज फॉट बिटवीन डैश ऑन वन साइड ऑन फ्रांस, यूके, द किंगडम ऑफ सार्डिनिया एंड द ऑटोमन एम्पायर ऑन द अदर फ्रॉम 1853 टू 1856. ये क्वेश्चन ये चैप्टर से रिलेटेड है ही नहीं है. ये सब टॉपिक तुम लोग हायर क्लास का एसएस में तुम लोग इसके बारे में पढ़ेगा. उसके बाद भी एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, इसलिए आंसर ऑप्शन ए रशिया है. रशिया. नेक्स्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स. 1. डैश स्टार्टेड द इजरादारी सिस्टम. इजरादारी सिस्टम को किसने स्टार्ट किया? वारेन हास्टिंग. वारेन हास्टिंग. Second, in the Mahalwari system, revenue was collected from. Mahalwari system में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किससे? The villages. The villages. In the dash, the zamindars were the permanent owners of the land. जमींदार से लैंड का परमानेंट ओनर्स थे. ये कौन सा सिस्टम में था? इन द permanent settlement. The next dash was a regular blue dye used for the coloring of cloth. The cloth को कलर करने के लिए यूज करने वाला एक रेगुलर ब्लू डाई. इंडिगो. द सन्यासी रेबेलियन टुक प्लेस इन. सन्यासी रेबेलियन ये हुआ था इन बंगाल. बंगाल. Dash gives us the glimpse of the conditions of indigo planters. इंडिगो प्लांटर्स का वो कंडीशंस, उसके बारे में हम लोग को पता चलता है आनंदमात है. आनंदमात नाम का बुक से. आनंदमात जो बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी का, वो बुक से हम लोग पता चलता है. सी, राइट और ट्रू और फॉल्स. द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन 1765. ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब जगह से रेवेन्यू जमा करने का वो दीवानी अधिकार वो मिला था 1765 में. It is true. Second, the Rio leased out their land to tenant and lived in cities. अपना लैंड फार्मर्स को लीज में देख करके सिटी में जाकर रहने वाला है. रियट मीन्स द फार्मर, इसलिए वो गलत है. इट इज फॉल्स. ऐसा कौन रहते थे? सिटी में रहने वाला कौन है? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. द बिडर वेयर ऑल्सो कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. बिडर का दूसरा नाम है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड. रॉन्ग, गलत है. बिडर का दूसरा नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है. वेलुतंबी द दीवान ऑफ ट्रावनकोर रोज इन रेबेलियन इन 1808. वेलुतंबी द दीवान ऑफ ट्रावनकोर ही रॉस इन द रेबेलियन इन 1808. 1808 का वो रेबेलियन में, वो विद्रोह में वेलुतंबी का नाम आगे आया है. उसका आंसर ये ट्रू है. एक्चुअली ये क्वेश्चन ये चैप्टर के रिलेटेड है, लेकिन ये चैप्टर में नहीं है. ओके, इसका आंसर ट्रू है. 5. द कमर्शियल क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैश क्रॉप. द कमर्शियल क्रॉप्स उसको क्या भी बोलते थे? द कैश क्रॉप बोलते थे. इट इज ट्रू. द प्ले नील दर्पण वॉज रिटन बाई दीनबंधु मित्रा इन 1858-59. नील दर्पण नाम का ड्रामा ये दीनबंधु मित्रा ने लिखा है 1858-59 में. वो भी ट्रू है. ये भी ये चैप्टर में इसके बारे में कुछ भी नहीं है. डी, match the column A with column B. First,
परमानेंट सेटलमेंट, ये मैच कर सकता है ई। कॉर्नवालिस, इसने इंट्रोड्यूस किया था ये परमानेंट सेटलमेंट। रियो टुवारी सेटलमेंट, ये मैच कर सकता है एफ। थॉमस मुनरो, इसने इंट्रोड्यूस किया है रियो टुवारी सेटलमेंट। पारासी रेबेलियन, उसको मैच कर सकता है दाडूमियान से। अखीर रिवोल्ट, उसको मैच कर सकता है ऑप्शन डी चिराग अली शाह। इजरदारी सिस्टम, उसको मैच कर सकता है ऑप्शन सी वारन हास्टिंग। 6 द फर्स्ट इंडिगो प्लांटर, इसको मैच करेंगे ऑप्शन ए लुइस बोनार्ड। इंडिया में सबसे पहला इंडिगो प्लांटर यही है, लुइस बोनार्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाई डिड एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी स्टैग्नेंट, मतलब एग्रीकल्चर क्यों रुक गया, इसका कारण क्या क्या है। उसका आंसर यहाँ रहे एग्रीकल्चर कंटिन्यूड, वहाँ से लेकर के एजुकेट द फार्मर्स तक लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एम ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ब्रिटिश का लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज का एम क्या था। इसका आंसर द एम ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वाज टू extract maximum revenue from the farmers. Next, how did the condition of peasants become miserable, है ना, मतलब the farmers, उन लोग का कंडीशन कैसे दयनीय हो गया, मिसरेबल हो गया। उसका आंसर द कंडीशन ऑफ द peasants become miserable as they were earned to beggars or bonded laborers, as the peasants were forced to sell their land due to the high rate of revenue. The self-sufficiency of the villages was destroyed as they were forced to grow the commercial crops instead of the food crops. Full stop. Famine continued to be a regular feature as land productivity goes down. Next question. Why did the cultivation of the commercial crops lead to revolt? commercial crops का cultivation ये revolt का कारण कैसे बना है। इसका आंसर next, answer the following questions in detail. Name the 3 land revenue settlements introduced by the British. ब्रिटिश के द्वारा पेश किया जाने वाला ये 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स का नाम लिखना है। तो वो क्या क्या है, यहाँ है द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स, द परमानेंट सेटलमेंट, द महलवारी सेटलमेंट एंड द रियो टुवारी सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड, ये महलवारी सेटलमेंट ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका आंसर यहाँ है द महलवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब, ये लिखना है। नेक्स्ट, लिस्ट आउट 2 commercial crops grown by the planters during the British period. ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा लगाया जाने वाला 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या क्या है, उसको एक लिस्ट में लिखिए। वो क्या क्या है, टी एंड कॉफ़ी, है ना, टी एंड कॉफ़ी हम लोग को ले सकता है। द नेक्स्ट
How was the Ryotwari settlement different from the Mahalwari system? Ryotwari settlement and the Mahalwari settlement ये दोनों का क्या डिफरेंस है ना? रियोटवारी सेटलमेंट महलवारी सेटलमेंट से कैसे डिफर है? इसका आंसर the permanent settlement was advantageous for the Britishers but not for the Indians. Justify this statement. ना द परमानेंट सेटलमेंट ये ब्रिटिशर्स के लिए एडवांटेजियस था, मतलब उन लोग के लिए अच्छा था, लेकिन इंडियंस के लिए एडवांटेजियस नहीं था। ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इसका आंसर क्या लिखना है? द परमानेंट सेटलमेंट, ऐसा एक हेडिंग लिखना है। उसके बाद एडवांटेजेस यहाँ से लेकर के इफेक्ट्स 1% में लास्ट पॉइंट तक, दिस कॉस्ड ए वाइड स्प्रेड फेमाइन लाइक सिचुएशन तक लिखना है। ये एक लॉन्ग आंसर है, इतना लिखना चाहिए। जी, कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. I was introduced in Bihar, Bengal and Orissa in 1793. मुझे 1793 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब जगह में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या चीज़ के बारे में है? द परमानेंट सेटलमेंट। सेकंड, आई लीज्ड आउट माई लैंड एंड लिव्ड इन सिटीज़। मैं मेरा ज़मीन लीज में दे करके बाहर जाके सिटी में रहता है। ऐसा सिटी में रहने वाला लोगों का नाम क्या था? absentee landlord. Third, I was the revenue system started by वारन हास्टिंग। वारन हास्टिंग ने जिस रेवेन्यू सिस्टम को स्टार्ट किया उसका नाम क्या है? इजरदारी सिस्टम। फोर्थ, I was the first crop to be grown on British plantation। ब्रिटिश प्लांटेशन में ग्रो करने वाला पहला क्रॉप का नाम क्या है? इंडिगो। I was the person to whom the poor came for money। गरीब लोग मेरे पास मनी के लिए आता है। वो कौन है? मनी लेंडर। I am the other name for landlord। लैंडलॉर्ड का दूसरा नाम जमींदार। The next activity session, an idea to think and act। Be artistic with the help of net, draw out the picture of the peasant movement in बिहार। बिहार में जो पेसेंट मूवमेंट्स हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसका पिक्चर इंटरनेट का हेल्प से ड्रॉ करना है ना। जैसे इंडिगो मूवमेंट, जैसे मूवमेंट हुआ था। देन कलर द पिक्चर ब्यूटीफुली। वो पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से, बहुत ब्यूटीफुली उसको क्या भी देना है? रंग भी देना चाहिए। माप, और आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लोकेट एंड लेबल द एरियाज। इंडिया का आउटलाइन मैप में ये एरियाज को लोकेट करो और लेबल करो। द परमानेंट सेटलमेंट, ये कौन कौन एरिया में लागू किया था उसको लोकेट करना है। रियोटवारी सेटलमेंट, ये कौन कौन एरिया में उसको लागू किया गया था। महलवारी सेटलमेंट को कौन कौन एरिया में लागू किया गया। फकीर मूवमेंट, ये कहाँ हुआ था? सन्यासी मूवमेंट। ये सब इंडिया में जो क्षेत्र में हुआ था उसी को ढूंढ करके उसको लेबल करना है। देन ये पिक्चर स्टडी, ये पिक्चर देखिएगा। लुक अप द पिक्चर गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्चर देख करके आंसर बोलना है। रिकॉग्नाइज द पर्सन एंड राइट हिज नेम। ये कौन है? ये आदमी कौन है उसको पहचानो, उसका नाम लिखो। वाई ही इज फेमस फॉर, ये आदमी किस लिए फेमस हुआ है उसके बारे में लिखो। व्हाट मैसेज द पिक्चर गिव्स यू, ये पिक्चर हम लोग को क्या मैसेज देता है, ये पिक्चर से हम लोग क्या समझता है वो लिखो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिक्चर विद महात्मा गांधी, ये पिक्चर में महात्मा गांधी के साथ ये पिक्चर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब के बारे में लिखना है। नेक्स्ट ए प्रोजेक्ट वर्क, वर्क इन ग्रुप। आफ्टर ए थ्रू रीडिंग द चैप्टर you must have draw out a conclusion that the peasants were exploited by the British power। ये चैप्टर में अब जो भी चीज़ हम लोग रीड किया है उसी से हम लोग को ये पता चलता है ब्रिटिश के समय में ब्रिटिश पावर के चलते इंडियन पेसेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। ब्रिटिश अपना पावर से इंडियन पेसेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था।
स्टिल फार्मर्स सुइसाइड न्यूज़ वी फाइंड, है ना। आज भी हम लोग फार्मर्स का आत्महत्या का खबर आज भी हम लोग न्यूज़पेपर में या टीवी में सब हम लोग देख रहा है और सुन रहा है। Nowadays who are exploiting the farmers? आजकल का ये ज़माना में, ये मॉडर्न टाइम में, who exploit the farmers? फार्मर्स को कौन एक्सप्लॉइट करता है? Why the farmer suicide has become common cause? Why the farmer suicide has become common cause? ये फार्मर्स का आत्महत्या करने का उसका जो रीज़न है, वो कॉज है, वो कॉमन क्यों है, मतलब हर फार्मर्स एक ही कारण से जो आत्महत्या करता है उसका रीज़न। ट्रेस द रीजंस एंड सबमिट द प्रोजेक्ट बिफोर योर क्लास टीचर। ये सबका रीज़न ढूंढिए कि फार्मर्स क्यों आत्महत्या कर रहा है, उसका रीज़न वगैरह ढूंढ करके वो प्रोजेक्ट मेरे पास जमा करना। देन हॉट क्वेश्चन, think and answer. Surplus production of crops lead to the situation where farmers had money with them and yet they could not buy food grains. Why did such a condition arises? है ना, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करता है, इट लीड टू द सिचुएशन वेयर फार्मर्स हैड मनी विथ दम, ना, वो ऐसा सिचुएशन ला देता है, वो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है उसको बेच करके फार्मर्स के पास मनी आ जाता है। एंड येट दे कुड नॉट बाई फूड ग्रेन्स, उसके बाद भी उन लोगों को बाजार से फूड ग्रेन नहीं खरीद सकता है। वाई डिड सच सिचुएशन अराइज, इस तरह का ये कंडीशन वो क्यों होता है, उसके बारे में आप लोग कुछ सोचिए। नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स ऑब्जर्वेशन, वॉच मूवीज लगान एंड 2 बीघा ज़मीन, ये 2 मूवीज़ आप लोग देखिए। हाँ देखिए, ये एक मौका है आप लोगों को 2 मूवी देखने का। ये 2 मूवी देखने से आप लोगों को कोई नहीं डांटेगा, आप लोग बिंदास उसको देख लीजिए। टू नो मोर अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द ज़मींदार एंड द ब्रिटिशर्स ऑन द प्रेजेंस, ये सब मूवीज़ में से हम लोग को ये पता चलेगा। ऑपरेशन ऑफ द ज़मींदार और ब्रिटिश लोग इंडियन पेसेंट्स के ऊपर किस तरह का दबाव डालते थे, किस तरह से उन लोगों को डिस्टर्ब करते थे, ये सब के बारे में ये मूवी से हम लोग को पता चलता है। देन वेब बिल्डर, ये 2 वेबसाइट है, ये दोनों वेबसाइट आप लोग एक बार इंटरनेट पर देख लीजिए, उसमें से जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग ले लीजिए। ये चैप्टर में बस इतना ही है। जिसके पास बुक है, बुक जो दुकान में मिलता है वो बुक जिसके पास है, उन लोग ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर बुक में लिखिए। जिसके पास बुक नहीं है उन लोग ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आंसर, ये सारा चीज़ को अपना एसएस का फेयर कॉपी में लेना है और उसको याद भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू।